नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले जितने भी राजवंश थे उनके बारे में जानकारी ली थी कि भाई विजयनगर साम्राज्य पर पहले किसने शासन किया था, कौन से राजवंश ने किया था और उस राजवंश से कौन कौन से शासक हुए थे। उसके बाद में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने वो सभी राजवंशों के शासक और उनके शासन से संबंधित जानकारियां ली थी जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो उसके बारे में एक दो चार वीडियो में कवर नहीं हो सकता था, तो इसलिए जितनी भी वीडियो बनेंगी हम उन्हें उतनी ही वीडियो में कवर करेंगे। तो पिछली वीडियो के माध्यम से तो शासक और उनके किस तरीके से उन्होंने शासन किया था और कौन कौन से घटनाएं उनके शासन के दौरान घटित हुई थी उनके बारे में जानकारियां ली थी। अब हम जो जानकारियां लेंगे वो लेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की शासन पद्धति किस प्रकार से थी, प्रांत कितने प्रकार से थे, प्रांतों में अधिकारियां क्या क्या कार्य करते थे। ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुछ व्यवस्थाएं थी जैसे कि नायकर व्यवस्था, आयंगार व्यवस्था, तो इनके बारे में भी हम जानकारियां लेंगे। इनकी राष्ट्र व्यवस्था किस प्रकार से थी, ठीक है ना, और इनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में भी हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की शासन पद्धति। भाई उस समय अगर हम शासन पद्धति की बात करें तो जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था, ठीक है, एक तरीके से सर्वे सर्वा, ठीक है, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो राज्य का सबसे बड़ा नायक था वो केवल राजा ही था, यानी सबसे बड़ा जो पद था, जो सर्वोच्च पद था वो राजा था। ठीक है ना। और राजा को उस समय क्या करते थे, राया भी कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत राजा को राया भी कहा जाता था और राजा का ही पद साम्राज्य में सबसे उच्च था। और राजा किसी भी मामले में, यानी अधिकारी उन्हें अगर कुछ सलाह देने लगे तो वो उनके मानने के लिए, यानी उनके विचारों को या उनके आदेशों को या उनके अनुसार कहे गए किसी भी वाक्य को मानने के लिए राजा बाध्य भी नहीं था। राजा की सहायता के लिए क्या था, नंबर एक तो साम्राज्य में एक सप्तांगिक विचारधारा थी। ठीक है ना, उस पर तो जोर दिया जाता था। किस पे, सप्तांग विचारधारा पर जोर दिया जाता था। और राजा की सहायता के लिए क्या होता था, मंत्री परिषद होती थी। भाई उनमें जो शासन करने का जो शासन करने के जो वहां पर प्रचलन था ना, उसी के अंतर्गत कि भाई पहले राजा है, राजा की सहायता, राजा विचारधारा किस तरीके से, भाई शासन किस तरीके करेंगे, तो सप्तांगिक विचारधारा के अनुसार। राजा की सहायता के लिए क्या था, मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद के अंतर्गत भाई मंत्री तो बन गए, मंत्री परिषद बना दी। मंत्री परिषद में आखिर कितने तक व्यक्ति थे उस समय, या कितने तक अधिकारियां उस समय इसमें रहे थे, तो उस समय जो रहे थे मंत्री परिषद थी और मंत्री परिषद में कम से कम 20 सदस्य उस समय थे। अब ये 20 सदस्य जो थे वो कितनी आयु के थे, जो राजा को विचार विमर्श करते थे, परामर्श आपस में समझते थे कि भाई आखिरकार आगे की साम्राज्य चलाने की रणनीतियां क्या क्या चीज होनी चाहिए। तो इसमें क्या थे, इनकी जो आयु थी वो 50 से 70 वर्ष की आयु के लोग इस मंत्री परिषद में कार्य करते थे। ठीक है। इनकी जो बैठक होती थी, याद रखना क्या, बैठक, बैठक एक हॉल में होती थी उस समय। तो हॉल को भी एक नाम दिया हुआ था, जैसे होती है ना कि सभाएं, सभाएं कि भाई क्या कि मैं कभी गांव में पंचायतें होती हैं तो भाई एक निश्चित स्थान होता है कि भाई यहाँ या तो किसी पेड़ के नीचे या तालाब के किनारे पे या फिर एक पंचायत घर बना दिया कि भाई यहाँ पर ही होंगी। तो इसी प्रकार इनकी जो बैठकें होती थी वो एक तरह के हॉल में होती थी और उस हॉल का नाम भी वेंकट विलास मंडप होता था, यानी
जहां पर ये बैठकें करते थे राजा और इसके मंत्री परिषद के सदस्य, तो उसको भी एक नाम दिया हुआ था उस समय। ये शासन का, वहां पर शासन करने का बहुत अच्छे तरीके का ढंग था। तो इसका क्या नाम था? वेंकट विलास मंडप। कहीं कहीं पर मानप भी इसका नाम हमें मिलता है। ठीक है। शासन के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री होते थे ना विजयनगर साम्राज्य में, तो क्या करते थे? उनको एक तो प्रधानी कहते थे और या फिर उन्हें महाप्रधानी के नाम से भी जाना जाता था। ये थे प्रधानमंत्री। विजयनगर साम्राज्य में एक चीज और थी कि मंत्रियों को दंड नायक की उपाधि भी दी जाती थी। ये हो गए प्रधानमंत्री, याद रखना प्रधानमंत्री को प्रधानी और महाप्रधानी। लेकिन जो उनके छोटे अधिकारी होते हैं, छोटे छोटे अधिकारी, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को सेनापति बना दिया, किसी को प्रांतपति बना दिया, किसी को स्थानपति बना दिया। तो इसी प्रकार वहां पर जो मंत्री थे उन्हें दंड नायक की भी उपाधियां विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत मिली हुई थी। राजा अपने जीवन काल में क्या कार्य करते थे? राजा अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति कर देते। और जब उन उत्तराधिकारी की नियुक्ति का मतलब है यानी राज्य परिवार से संबंधित राजकुमार जो होते थे उनकी ये नियुक्तियां करते थे तो उनका राज्याभिषेक होता था। और राज्याभिषेक होता था तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत उस राज्य अभिषेक का भी नाम दिया हुआ था। किस नाम से संबोधित करते थे? जीवन काल में क्या करते थे? एक तो युवराजों की नियुक्ति करते थे तो इनका जो राज्याभिषेक होता था उसे युवराज पट्टाभिषेकम, क्या था? युवराज पट्टाभिषेकम के नाम से संबोधित करते थे। यानी इस राज्य अभिषेक का भी विजयनगर साम्राज्य में नाम था। ये उनकी शासन पद्धति को दर्शाता है। इसके अलावा क्या था विजयनगर साम्राज्य में? इसके अलावा राज्य परिषद भी थी। देखो भाई, पहले मंत्री परिषद, उसके बाद राज्य परिषद। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि राज्य और मंत्री यानी कि केंद्रीय, जो कि आज की आधुनिक शासन पद्धति है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो वहां पर भी उस समय एक केंद्रीय सरकार थी और एक राज्य सरकार थी। तो राज्य परिषद भी थे। इसके जो सदस्य होते थे, राज्य परिषद के जो सदस्य होते थे, उनको नायक और प्रांतपति कहा जाता था। क्या? राज्य परिषद के अधिकारियों को। भाई देखो, एक तो मैंने अभी आपको बताया केंद्रीय सचिवालय भी था और एक तरीके से राज्य भी सचिवालय था। यानी दो तरीके से यहाँ पर इनमें होते थे। इनमें होता क्या था? केंद्रीय सचिव रायसम जो होते थे वो सचिव होते थे। ठीक है ना? रायसम सचिव होते थे किसी भी कार्य को राजा के अनुमति अनुसार करने के लिए। ठीक है। उसके बाद में एक और दूसरे जो अधिकारी थे वो थे कर्णिकम कौन थे? लेखपाल होते थे। इनका जो कार्य होता था, है ना, कर्णिकम जो होता लेखपाल का कार्य क्या होता था? लेखपाल आज के आधुनिक समय में अगर आप लेखपाल की बात करें तो एक तरीके से पटवारी ही है। ठीक है ना, जिन्हें का पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये लेखपाल के अंतर्गत आते हैं। तो क्या था इनका कार्य? राज्य से संबंधित दस्तावेजों को करना था। लेकिन जो रायसम था, इसका जो कार्य था उसका मौखिक आदेश होगा। यानी जो राजा थे इन्हें मौखिक आदेश देते थे तो ये उनको लिखते थे। मौखिक आदेशों को अधोलिखित करना यानी एक तरीके से लिखने का कार्य जो करते थे वो रायसम करते थे। लेखपाल जमीनों से संबंधित कार्य का लेखा जोखा उस समय करते थे। और स्रोतों के अनुसार हम जानकारी लेके तो विजयनगर साम्राज्य में जो थे वो विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। 6 प्रांतों का मतलब ये है कि जो उनके राज्य थे वो 6 भागों में विभक्त थे। विभक्त मतलब जैसे कि विजयनगर पूरा साम्राज्य होगा, एक भाग को किसी नाम से संबोधित करते थे, दूसरे भाग को किसी और नाम से। ठीक है ना? उनके बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। आप
आप ये समझ सकते हैं जैसे एक जिला होता है और जिले में होती हैं तहसीलें, तो तहसील जिले का नाम कुछ भी हो सकता है, उसके बाद में तहसीलों के नाम होते हैं ना, विभक्त होते हैं। उसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य भी आज के आधुनिक समय की तरह विभक्त थे, शासन उन पर इस तरीके से चलता था। जैसे कि भाई जिले में कलेक्टर हो गया, ठीक है ना, उनके बाद में तहसीलें हो गई, तहसीलें जिले के अंतर्गत 5 या 7 होती हैं, तो इसी प्रकार विजयनगर में 6 थी और उनके अंतर्गत कौन आते हैं, एसडीएमओ की नियुक्ति हो जाती है, ठीक है ना। ये आधुनिक समय की शासन पद्धति है, लेकिन आज से पहले विजयनगर साम्राज्य में इसी पद्धति के अनुसार शासन किया जाता था। तो यहाँ पर जो भूमि थी विजयनगर साम्राज्य वो 3 भागों में थी। भूमि को भी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी थी? भंडारवाद भूमि, भंडारवाद भूमि जो होती है राजकीय भूमि होती थी। विजयनगर साम्राज्य में भंडारवाद भूमि जो है वो राजकीय भूमि होती थी। इसकी मात्रा राज्य में बहुत कम थी, इसकी मात्रा राज्य में बहुत कम थी, ये चीज आप नोट कर लेना। इसके बाद में जो भूमि आती है वो होती है अमरम भूमि। अमरम भूमि यानी अमरम भूमि ये अधिक थी, अमरम भूमि की संख्या अधिक थी। और ये जो भूमि थी ये भूमि का 3/4 भाग थी, 3/4 भाग थी, यानी ये बहुत ज्यादा भूमि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत थी, ठीक है ना। इस भूमि को क्या करते थे, इस भूमि की एक विशेषता थी, विशेषता क्या थी कि इस भूमि को वंशानुगत नहीं किया जा सकता था। यानी कि ये भूमि जो किसी भी अधिकारी को, सैनिक को, योद्धाओं को या फिर राजा की जो राजा के बिल्कुल विश्वास पात्र थे, खास थे, उनको दी जाती थी। तो ये भूमि केवल वो इस्तेमाल कर सकते थे, ना कि उसे वंश अनुवागत का मतलब है जैसे कि राजा ने किसी व्यक्ति विशेष को ये भूमि दी और उसके बाद में उसकी संतानें हो गई या उसके बाद में उसकी संतानें हो गई। तो जिस व्यक्ति को ये भूमि दी गई थी वो व्यक्ति इसका यूज करता, यानी इस्तेमाल कर सकते थे, खेती बाड़ी कर सकते हैं, कुछ भी इसमें रहन सहन सब चीजें कर सकते, लेकिन उस पर अधिकार नहीं कर सकते। जीते जी ये भूमि होती थी उन लोगों की और मरने के बाद में ये भूमि होती थी साम्राज्य की, यानी राजा के अधीन राज्य की भूमि के होती थी। उसके बाद में जो आती है वो मान्य भूमि होती है। मान्य भूमि जो होती है तीसरे प्रकार की भूमि होती है। भाई तीसरे प्रकार की मान्य भूमि थी विजयनगर साम्राज्य में, और ये जो भूमि होती थी इस भूमि को ब्राह्मणों को, मंदिरों को और मठों को दान में दिया जाता था। ये जो भूमि है ये ब्राह्मण, मंदिर और मठों को दान में दी जाती थी। दान में देने का मतलब है कि वे इसमें ब्राह्मण अपना राजस्व कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी आय कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मंदिरों को दी जाती थी ताकि मंदिरों के लिए इस्तेमाल की जाए, मठों के लिए, ठीक है, चाहे वो इसमें अब मंदिर बना सकते थे, ठीक है, वहां पर अपने रहन सहन कर सकते थे। तो इस प्रकार की जो भूमि होती थी वो मान्य भूमि होती थी। ये जो शासन था ना, ये विजयनगर साम्राज्य का शासन पद्धति थी कि भाई इन्हीं के आधार पर देखो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। ये मेरा जो समझाने का जो तात्पर्य है वो यही है कि विजयनगर साम्राज्य अपने आप में कितना उस समय विकसित था। यानी कि जैसे इस प्रकार से आज के समय में आधुनिक जो प्रशासन है ना, उसी से आप ये कह सकते हैं जो आज है ना, इसी आधार पर पहले विजयनगर साम्राज्य में भी इसी प्रकार की शासन पद्धतियां थी। यानी जैसे कि आज की सरकारें यहाँ पर शासन करती हैं, तो इससे पहले ये विजयनगर साम्राज्य में शासन करती थी। बल्कि हालांकि उनकी आयु 50 से 70 नहीं थी, उनकी आयु 50 से 70 नहीं थी। अब तो युवावस्था में ही सभी प्रशासन में भी जाते हैं और राजनीति में भी हस्तक्षेप करते हैं। तो प्रांतीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो ये 6 भागों में थे। 6 भाग कौन से थे? नंबर 1 था प्रांत। प्रांत आखिर ये प्रांत थे क्या? तो जो प्रांत थे वो क्या थे? राज्य। राज्य को ही प्रांत कहा जाता था, राज्य को ही
प्रांत कहा जाता था। जिस प्रकार से हम भारत की बात करें आधुनिक समय की, भाई जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, तो ये जो जिस प्रकार से राज्यों में विभक्त है ना, लेकिन पूरा देश क्या है, भारत है। तो उसी प्रकार प्रांतों में तो ये बटे हुए थे 6 प्रांतों में, लेकिन पूरा क्या था, वो विजयनगर था। तो प्रांतों को क्या कहा जाता था उस समय, राज्य कहा जाता। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य में या फिर आज के भारत में जिस प्रकार से राज्यों में विभक्त है ना, उसी प्रकार ये प्रांतों में था। ये प्रांत राज्य को ही कहा जाता था, यानी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये विजयनगर है और ये 1 2 3 4 5 6 ये जो थे ये प्रांत थे, यानी विजयनगर के राज्य थे। ठीक है, ये थे और इनको क्या कहा जाता था, राज्य को ही विजयनगर के अंतर्गत प्रांत कहा जाता था। ठीक है, प्रांत कहा जाता था। अब ये जो प्रांत होते थे, प्रांतों को भी क्या, प्रांत जो थे वो मंडलों के अधीन थे। किसके, मंडलों के अधीन थे। अब देखो, राज्य जो थे, राज्य को प्रांत कहा जाता था और प्रांत क्या थे, प्रांतों के अंतर्गत क्या आते थे, मंडल। अब उनके अंतर्गत भी, यानी प्रांतों के अधीन या अंतर्गत क्या थे, मंडल आते थे। यानी पहले राज्य था, राज्य के बाद में वो एक तरीके आधुनिक समय की तरह देखो जिला हो गया, और जिला के बाद में क्या हो गया, तहसीलें हो गई, तहसीलों के बाद में क्या हो गया, गांव आ गए, यानी परगना हो गए, गांव आ गए, और गांव से भी फिर छोटे छोटे, जैसे कि पहले मान लो कस्बे हो गए, कस्बों के बाद में फिर उस कस्बे के अंदर भी क्या कि मैं कॉलोनियां नहीं हो जाती है कि भाई ये एक तरीके से क्षत्रियों की है, ये ब्राह्मणों की है, ये शूद्रों की है, ये दलितों की है, यानी गांव के अंतर्गत भी ये 4 ये समुदाय हैं, जो संप्रदाय अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद में क्या है, कोटकम। कोटकम क्या है, वलनाडु। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी लाइट दिक्कत करे, थोड़ी कभी कभी हो जाती है अप डाउन। तो क्या थे, मंडल आ गए प्रांतों के अंतर्गत, और कोटकम और वलनाडु क्या थे, इन्हें कहते थे जिला। ठीक है, इन्हें जिला कहा जाता था। ठीक है, इनके बाद में क्या आते थे, नाडु आते थे। नाडु क्या होते थे, परगना और तहसील होती थी। मैंने आपको बताया आधुनिक समय की तरह वो सब फिर क्रम वाइज डिवाइड होते चले गए, यानी उनका विभाजन होता चला गया। ये क्या होते थे, ये कोटकम और वलनाडु के अंतर्गत होते थे। कौन होते थे, कोटकम और वलनाडु के अंतर्गत नाडु यानी परगना और तहसील। और इनके बाद में आते थे मेला गांव। मेला गांव क्या थे, 50 गांवों का समूह, 50 गांवों के ये समूह होते थे, और ये किसमें आते थे, नाडु के अंतर्गत आते थे। ये नाडुओं के अधीन आते थे। नाडु क्या होते थे, परगना और तहसील होते थे। इनके बाद में आते थे स्थल और सीमा। स्थल और सीमा क्या थे, ये कुछ गांवों के समूह होते थे, कुछ गांवों के समूह होते थे। ठीक है ना। और प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी वो क्या थी, वो उर थी। प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी वो उर थी। उर यानी सबसे छोटे गांव। गांव को ही उस समय उर कहा जाता था, जो कि सबसे छोटी और आज भी यही है। ठीक है ना, गांव थी। नायगर व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य में नायगर व्यवस्था प्रचलन में थी। अब नायगर व्यवस्था जब प्रचलन में थी तो आखिर ये नायगर व्यवस्था थी क्या, और इसके बारे में सबसे पहले हमें जानकारियां मिलती कहां से हैं। तो जो जानकारी देने वाले हैं नायगर व्यवस्था की सबसे पहले, वो है नुनिज और पायस। नुनिज और पायस इस व्यवस्था का वर्णन करते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद करना। ये क्या कहते हैं, नायगर व्यवस्था के अंतर्गत ये कहते हैं कि नायक जो होते थे ना, नायक वो बड़े बड़े भू सामंत होते थे, यानी बड़े बड़ी भूमियों के स्वामियां होते थे। एक तो इन पे बहुत बड़ी बड़ी भूमियां होती थी, दूसरा ये राजा के अधीन थे, तो राजा के
अधिकारी थे। तो राजा क्या थे, इन्हें सामंत थे। क्या कहते थे, सामंत। तो ये राजा के सामंत भी थे और बड़ी बड़ी भूखंडों के या बड़ी बड़ी भूमियों के ये स्वामी थे। इन्हें क्या करता था राजा, राज्य की तरफ से इन्हें क्या मिलता था, राज्य की तरफ से इन्हें वेतन के बदले भूखंड दिए जाते थे। वेतन के बदले भूखंड दिए जाते थे। और जो भूखंड दिए जाते थे, नायगर व्यवस्था की हम जानकारियां ले रहे हैं। भूखंड जो दिए जाते थे उस भूमि को क्या कहते थे, उस भूमि को कहते थे अमरम। अमरम भूमि जो भूखंड थे, ठीक है ना, अमरम भूमि का ये लोग इस्तेमाल करते थे। कौन करते थे भैया, वेतन के बदले बड़े बड़े सामंत, नायक जो थे, नायगर जो थे, उस नायगर व्यवस्था के अंतर्गत नायक जो थे। अब जब ये इस तरीके की भूमि का प्रयोग करते थे, अपने इस्तेमाल में लेते थे, और इनकी विशेषता थी कि ये अपने पास में इन्हीं भूमि के आधार पर सैनिक भी रखते थे। सैनिक रखते थे और उनका जो उन्हें जो वेतन दिया जाता था वो इन नायगरों के नायगर ही उनका वेतन पे भी करते थे, यानी वही देते थे। तो क्या कहते थे, अमर नायक भी इन्हें कहते थे। क्यों कहते थे भैया अमर नायक, क्योंकि ये अमरन भूमि का प्रयोग करते थे। राज्य के द्वारा इन्हें अमरन भूमि दी जाती थी। अमरन भूमि से ही ये राजस्व करते थे, आय इकट्ठी करते थे, ठीक है ना। उससे अपने ये जो बड़े बड़े होते थे तो ये सैनिक भी रखते थे, ठीक है। और इसी भूमि का इस्तेमाल करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। अमर नायक, अमर नायकों के ही कारण, देखो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो थे नायक थे ना, इस व्यवस्था नायकर व्यवस्था के ही कारण ये जो था विजयनगर साम्राज्य की स्थिति कमजोर हो गई थी, कमजोर हो गई थी। और यही कारण था कि विजयनगर साम्राज्य का फिर विलोपन भी हो गया, छिन्न भिन्न क्यों हो गया, क्योंकि ये बड़े बड़े तो सामंत थे, बड़े बड़े भूभाग थे, सैनिक भी रखते थे। तो फिर ये क्या है, अपनी शक्ति का धीरे धीरे से विस्तार करने लगते थे, विस्तार करने लगते थे। तो राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप भी करते थे। कभी कभी होता क्या है, पिछले इतिहास में आप उठाकर देख सकते हैं, जितने भी सामंत हैं वो युद्धों की स्थिति का लाभ उठाकर, भाई राजा अगर किसी युद्ध में व्यस्त है या मार दिया जाता है तो यही जो सामंत थे, क्योंकि सैनिक भी रखते थे और पैसे वाले भी थे, जमीन जायदाद भी इन पे होती थी बहुत बड़े, तो ये क्या करते थे, यही मैदान में आ जाते थे। जो राजा कमजोर पड़ गया या तो उसकी हत्या कर देते या उसके कमजोर उत्तराधिकारी को ये हटा देते थे और खुद नए राजवंश की शुरुआत करते थे। तो ये इतिहास में, प्राचीन इतिहास में भी अगर आप देखना चाहेंगे तो यही व्यवस्था मिलेगी, ठीक है। तो और सबसे ज्यादा जो ये अमर नायक थे, ये कहाँ थे, नायकर व्यवस्था जो सबसे ज्यादा प्रचलन में थी वो तमिलनाडु, उस समय तमिलनाडु राज्य में थी सबसे ज्यादा। इनके भी देखो दो अधिकारी थे, नायकरों के भी, नायक जो थे नायकर व्यवस्था, सॉरी, नायकर व्यवस्था के अंतर्गत जो नायक थे उनके दो अधिकारियां थे। कौन कौन से, एक तो था सेनापति, यानी सेना का अधिकारी। सैनिकों के ऊपर मैंने आपको बताया ये इतने बड़े भूस्वामी तो सेना रखते थे। सेना चाहे वो बड़ी सेना ना हो, लेकिन छोटी सेना इनके पास में एक तरीके से देखो रहती थी। तो इनके दो अधिकारी थे। एक तो इनका अधिकारी उस सेना के ऊपर जो सबसे शक्तिशाली योद्धा था वो था सेनापति। तो एक तो इनका अधिकारी सेनापति था और इनका जो दूसरा अधिकारी था वो प्रशासनिक, यानी केंद्र में भी एक इनका अधिकारी था। मैंने बताया ना, एक तो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, ठीक है। राज्य सरकार की अगर आप बात करें तो राज्य सरकार के अंतर्गत मान लो आप ये नायक, नायक मान लो कि भाई मेरे पास में राज्य मुझे इतना बड़ा भूखंड दे दिया, मुझे जब भूखंड मिला तो मैं हूं अब इसका एक तरीके से हूं, तो मैं राजा हूं। मान लो जो भूखंड मुझे मिला मैं उसका राजा हूं, लेकिन मैं किसके अधीन हूं, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के अधीन। मैं रखूंगा अपने पास में सेना, ठीक है ना। तो एक तो हो गया मेरे पास में सेनापति
और दूसरा जो व्यक्ति मेरा विशेष है, जो दूसरा मेरा अधिकारी है, वो विजयनगर साम्राज्य के अंदर यानी केंद्र के अंतर्गत मेरा एक एजेंट रहेगा वहां पर। यानी अगर राजा को किसी भी विचार विमर्श करने की जरूरत पड़ती है, कुछ भी कार्य या आदेश या जो भी क्रियाकलाप करने के हैं, तो इसका जो प्रशासनिक एजेंट है जो कि केंद्र में नियुक्त है, तो राजा उस प्रशासनिक एजेंट से बातें करेगा और वो एजेंट आके इस नायक को जानकारियां देगा कि भाई राजा ने इस तरीके के आदेश मुझे दिए हैं, क्या करना है। तो ठीक है, तो एक तो हो गया इनका जो अधिकारी था, दो अधिकारी, एक तो सेनापति जो राज्य के अंतर्गत था और दूसरा हो गया प्रशासनिक एजेंट यानी स्थानपति। क्या था उसका? स्थानपति। ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत थे। अब देखिए मैंने आपको वही जानकारी कि जब क्या हुआ कि जब ये नायक थे तो ये अपनी शक्ति का विस्तार करते थे। तो होता क्या था, राजा भी इन चीजों को जानते थे कि यार ये जो सामंत ये अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं, आखिरकार इन पे नियंत्रण किस प्रकार से करा जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा कोई उत्तराधिकारी कमजोर हो। राजा भी इन चीजों को जानते थे और ये षड्यंत्र कर कर या विद्रोह कर कर उन्हें हटा दें या फिर मेरे पर विश्वासघात करके है ना आक्रमण करते हैं। तो इसलिए राजा ने क्या किया, इन पे नियंत्रण रखने के लिए, इन पर नायकों पर नियंत्रण रखने के लिए राजा ने मंडलेश्वर, क्या था? महामंडलेश्वर होता था, महामंडलेश्वर की इन्होंने नियुक्ति की कि भाई आप जो है ना नायकों के ऊपर रहेंगे। अब केंद्र सरकार ने भी जो राज्य थे, एक समझ लिए, एक तो विजयनगर हो गया केंद्र सरकार, लेकिन उसके जो राज्य सरकार थी, राज्य सरकार मतलब नायकों की जो सरकारें थी यानी जो सामंत थे, इन पर नियंत्रण रखने के लिए इन्होंने क्या करा कि महामंडलेश्वर की नियुक्ति की कि भाई आप महामंडले रहोगे और आप इन नायकों के ऊपर नियंत्रण रखोगे, यानी कि आप इनके सभी के शासन व्यवस्थाएं जो देखोगे वो आप देखोगे। ठीक है, तो इन्होंने मंडलेश्वर की नियुक्ति की, पर लेकिन विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले इन मंडलेश्वरों की नियुक्ति करने वाले कौन थे? वो थे अच्युतदेव राय। अच्युतदेव राय ने सबसे पहले इन्हीं मंडलेश्वरों की नियुक्ति की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको नायकर व्यवस्था या विजयनगर साम्राज्य के शासन पद्धति और उनके प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारियां मिली होंगी। भाई इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।